नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास में टॉपिक भी लिखा है कालीबंगा। साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके, आरपीएससी ग्रेड सेकंड वरिष्ठ अध्यापक जीके और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि जीके का है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक। देखिए, हेडिंग डालें कालीबंगा, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। हेडिंग है राजस्थान की प्राचीन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो है कालीबंगा। लेकिन अगर कालीबंगा की बात करें तो सीधे ही कालीबंगा पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। इतिहास, इतिहास शब्द से तात्पर्य है हमारे पूर्वजों की वो पावन गाथा जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे कहते हैं इतिहास। अब प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट दिया था। ये लीजिए, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्यैतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। आज से लगभग 25 लाख साल पहले का इतिहास शुरू करेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल तीन भागों में बांटा है। अब इस पार्ट का हिस्सा है कालीबंगा। समझिए, पहली चीज प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है क्या, कालीबंगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। ओ सॉरी, आद्यैतिहासिक काल का हिस्सा है कालीबंगा। तो इनके बारे में भी समझें कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्यैतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रागैतिहासिक काल। इसका क्या मतलब, वह काल, ध्यान रखिएगा, वह काल जिसमें मानव जीवन सभ्य हो। बोले मतलब सिंपल सी बात है। अगर हम देखें तो हमारे पूर्वज जो हैं, हम वानर, पहले हम चार पैरों पर चलते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, हम हैं होमो सेपियंस। तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है वह काल जिसमें मानव जीवन असभ्य हो और लिपि मौजूद नहीं हो। यानी कि मानव पढ़ता लिखता था, क्या करता था उस बारे में जानकारी ना हो, लिखता ही नहीं था, असभ्य था। अगर आज
वानरों को देखेंगे तो उनका एक ही उद्देश्य रहेगा, भोजन करना और सोना। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव जीवन असभ्य, लिपि मौजूद नहीं। इस काल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे, तो साहब जानकारी कैसे होगी? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है खुदाई के दौरान मिली हुई वस्तुओं का अध्ययन करना और C14 रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से उन वस्तुओं की आयु की गणना करना। ठीक है साहब। तो सिंपल सी बात, प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव जीवन असभ्य हो, लिपि मौजूद नहीं हो। जानकारी के स्रोत में हम रखते हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली है उनको अध्ययन करना और उनका अध्ययन करने के बाद उनके आधार पर कालक्रम निर्धारित करना। ठीक है साहब। अब इस प्रागैतिहासिक काल में मानव, ध्यान रखिएगा, शिकार किया गया। और ये जो मानव शिकार किया करता था, शिकार करने के लिए ये प्रयोग में लेता था पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरण का मतलब है पत्थर के औजार। और यही वजह है कि प्रागैतिहासिक काल के लिए एक हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिसे आप कहते हैं स्टोन एज। सिंपल सी बात, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? तो ये ध्यान रखिएगा, इस काल के बारे में सर्वप्रथम बताया डैनियल विल्सन ने। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। जानकारी किसने दी? तो साहब डैनियल विल्सन ने 1851 में एक पुस्तक निकाली और उस पुस्तक का नाम था द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स। स्कॉटलैंड। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जानकारी जानकारी देने वाले कौन थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में? तो बताएंगे डैनियल विल्सन। और डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक के माध्यम से कहा कि साहब, प्रागैतिहासिक काल जो है वह काल होता है जिसमें मानव जीवन असभ्य होता है। इस काल के मानव के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे पास सिर्फ खुदाई के दौरान मिली हुई वस्तुएं ही हैं जिनका हम प्रयोग करके यानी रेडियो कार्बन से उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, इस प्रागैतिहासिक काल में मानव की क्या गतिविधियां थी, एक थोड़ा सा ये भी जानकारी करने के लिए। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गया कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। इस प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। बोल सर सिलेबस में तो कालीबंगा है। देखिए, कालीबंगा है, कालीबंगा प्रागैतिहासिक काल, कालीबंगा आद्यैतिहासिक काल और कालीबंगा ऐतिहासिक काल में भी मौजूद थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं बेसिकली प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल, या कहें पूर्व हड़प्पा या हड़प्पा कालीन संस्कृति। तो थोड़ा सा विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो प्रागैतिहासिक काल, मानव जीवन असभ्य है, लिपि मौजूद नहीं। ठीक है साहब। ये जो पूरा का पूरा एज है, इस पूरे के पूरे एज में अगर आप देखें तो मानव की गतिविधियों की जानकारी है। और इस पूरे के पूरे फेज में अगर देखें तो मानव पशुपालन करने लगा। अगर आप देखें तो मध्य पाषाण काल में भीलवाड़ा में एक जगह है, बागोर, राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर नामक स्थान से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए सर, यही वह काल है जिसमें मानव को आग जलाने आ गया। पूरा पाषाण, मानव शिकारी था। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाता था जिसे हैंड एक्स क्लेवर कहते थे। शल्क पद्धति होती थी। मध्य पाषाण काल आया, मौसम में परिवर्तन हुआ, और जब मौसम में परिवर्तन हुआ तो जो औजार थे वो थोड़े सूक्ष्म हो गए। ठीक है, पशुपालन करने लगा, एक स्थान पर रहने लगा। नव पाषाण काल आते आते मानव जो है इसकी भी जानकारी हो गई। और मानव खेती करने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब नव पाषाण काल आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव पाषाण तक आते आते मानव जीवन आपको सभ्य दिख रहा है। नव पाषाण काल आते आते मानव जीवन में अगर आप देखें तो पहिए की जानकारी है, आग जलाना सीख गया, खेती करना सीख गया। ऐसी स्थिति में अगला फेज जो आता है उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो पहला हुआ प्रागैतिहासिक काल, थोड़ी सी जानकारी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी ठीक रहेगा, और नहीं ले पाएंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पूरा का पूरा ये चार्ट ही दे दूंगा। अब अगला फेज जो है उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल मानव जीवन सभ्य है, लिपि मौजूद, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन पढ़ी नहीं है। देखिए साहब, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिपि मौजूद लेकिन पढ़ी नहीं गई। और इस काल में एक तो स्थान दिया गया, इस काल में रखेंगे हम
सिंधु सभ्यता को और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। 1826 की बात है, उन्होंने एक टीले के बारे में बताया। आगे चलकर बंटन ब्रदर थे, जॉन बंटन, विलियम बंटन, उनके द्वारा कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब उनको ईंटों की आवश्यकता पड़ी। लोगों ने कहा कि ईंट तो पड़ोस में ही है, ईंट लाए, लगाई। उन्होंने बताया कि बंटन बंधुओं ने कि भाई हमको ईंट मिल रही है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कन्निंघम, ये सब देख रहे थे। उन्होंने शोध किया और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आगे चलकर कर्जन के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता। और इसी पुरातत्व विभाग के आगे महानिदेशक बनते हैं जिनका नाम होता है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल की देखरेख में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया जाता है। तो ये सिंधु सभ्यता का है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का ही एक भाग है। ठीक है सर। अब सिंधु सभ्यता यानी कालीबंगा इसी से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी की बात करें तो दो प्रकार के स्रोत हो गए, एक पुरातात्विक स्रोत और एक लिखित। लिखित में कैसे बोले, धोलावीरा से एक बोर्ड मिला है और उस बोर्ड पर तत्कालीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो पहली चीज, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्र, इसे कहा गया पिक्टोग्राफ। और ये जो लिपि थी, अगर हम इसकी बात करें तो ये सर्पिलाकार आकृति में थी और ये लिपि दाएं से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जाना आपने। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब है वह काल जिसमें मानव जीवन सभ्य हो, लिपि मौजूद हो, इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाए हों। हाँ, सिंधु सभ्यता को इसी में रखा गया और सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा है कालीबंगा। ठीक है, अभी कालीबंगा पर आए नहीं हम, ध्यान रखिएगा। एक और काल है जिसे कहते हैं ऐतिहासिक। अब मानव जीवन सभ्य, लिपि मौजूद, सारी सारी चीजें पढ़ ली, तो मानव सभ्य हो गए। लिपि मौजूद यानी कि वैदिक सभ्यता के बाद जो भी सारी चीजें हैं वो इसी काल में रखी थी। अब बात कर लेते हैं हम सिंधु सभ्यता। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता नहीं पढ़ाएंगे। सिंधु सभ्यता जो है, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, एक मिनट लगेगी।
ये है सिंधु सभ्यता। ये जो सिंधु सभ्यता है ये वर्तमान 3 देशों में फैली थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और इस सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। और इस कालीबंगा के बारे में हमको जानकारी करनी है, टॉपिक यही है। तो ये जो सिंधु सभ्यता है, ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता के बारे में 1826 में चार्ल्स मैन्स ने एक टीले की जानकारी दी। बोले साहब एक टीला है और हड़प्पा के रूप में अगर देखें तो उसको देखा जा सकता है। ठीक है सर, किसी ने नहीं सुना? 1856 के आसपास दो व्यक्ति, एक का नाम था जॉन बंटन, एक का नाम था विलियम बंटन, कराची से लाहौर के दौरान, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन ईटे मिल, और आगे चलकर करजन के काल में अगर आप देखें तो एक पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। और सिंपल सी बात है, आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्थल है इसकी खोज या उत्खनन का कार्य अगर आप देखें तो बहुत सारे उत्खननकर्ताओं के नेतृत्व में हुआ, चाहे दयाराम साहनी कह दीजिए, या सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए राखल दास बनर्जी कह दीजिए, मार्टिमर व्हीलर है। ठीक, अब हमको पढ़ना है कालीबंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक से जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, अब कालीबंगा जो है ये कहाँ है, पहली चीज। हम आ गए हम, ये है हमारा टॉपिक कालीबंगा। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ कहें तो कहते हैं काली चूड़िया। इस कालीबंगा को कहा गया है दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि मकानों मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। अब कालीबंगा जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है साहब, हनुमानगढ़ में
घग्गर नदी के किनारे है साहब। अब कालीबंगा जिस क्षेत्र में हुई, या घग्गर नदी जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सरस्वती नदी का, और घग्गर नदी जो है एक प्रकार से अगर देखें तो आगे चलकर विलुप्त दिख रही है, यानी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। और इस कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में ये जो क्षेत्र है, ये टेथिस महासागर का क्षेत्र था, और इस टेथिस महासागर के क्षेत्र में सरस्वती नदी आकर गिरती थी। यहाँ पर सरस्वती नदी, और इस सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है, नदी तमा कहा गया है। और आपको बताऊं, महाकवि कालिदास ने इस सरस्वती नदी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, अंतः सलीला, आंतरिक प्रभाव वाली नदी, कालिदास जी कहते हैं। फिर अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर, काजरी, इसने भी हमें जानकारी दी कि साहब यहाँ पर पहले नदी बहती थी। और आपको बताऊं कि जैसलमेर में एक सम तहसील है, और सम तहसील में एक गांव है चांदन गांव, और चांदन गांव जो है जैसलमेर सम तहसील, और सम तहसील में चांदन गांव, और इस चांदन गांव से एक नलकूप है मिला, यानी पानी का एक स्रोत मिला। और इस चांदन गांव को हार का गढ़ा है, यानी कि सरस्वती नदी। इसके अलावा काजरी ने हमको एक तो ये तथ्य दिया ही है, इसके अलावा काजरी ने बताया कि साहब जैसलमेर जिले पाकिस्तान के सहारे एक भूगर्भिक पट्टी है, भूगर्भिक पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। इसमें सवाल पूछा था जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। और यहाँ अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ एक घास पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है सेमन। हालांकि एक घास और है जिसे कहा जाता है धामन। तो कालीबंगा को जानने से पहले हमने घग्गर नदी के बारे में जाना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा को कहते हैं दीनहीन बस्ती। और दीनहीन बस्ती कहने के पीछे रीजन क्या है? तो दीनहीन बस्ती कहने के पीछे रीजन हमारा ये है कि कालीबंगा के मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। अब शुरुआत करते हैं कालीबंगा के बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट। चलिए, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। कालीबंगा, सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं कालीबंगा की खोज 1952, एक व्यक्ति जिनका नाम है, सब जानते हैं, प्रश्न आ भी चुका है, हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले का मुख्यालय जो है उससे दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। क्या नाम है? कालीबंगा। ठीक है सर। अब आगे चलकर 1961 की बात है। भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य कराने का निर्णय लिया गया और 1961 में दो व्यक्ति थे। एक का नाम था ब्रजवासी ब्रजवासी लाल और एक थे बालकृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य कराया। आगे चलकर अन्य व्यक्ति जो उत्खनन से जुड़े हुए, ये तीन तो याद रखना ही है। खोजकर्ता, चार्ट में बनाइए साहब, जितना ज्यादा चार्ट होगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। और वीडियो सुनते जाइएगा, ये चार्ट फॉर्म में आपको एज इट इज दे दूंगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एमडी खरे। एक व्यक्ति जिनका नाम है जेपी जोशी। एक है एसपी श्रीवास्तव, एसपी जैन सॉरी। एक के एम श्रीवास्तव, एमडी खरे, जेपी जोशी, जगपति जोशी, एसपी जैन और के एम श्रीवास्तव। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की खोज और कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्ति नहीं है। इतना सा आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 1919 की बात है, ये भी ध्यान रखिए। एक इटली के विद्वान थे जिनका नाम था एलपी टेसिटोरी। तो एलपी टेसिटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में जानकारी दी। तो 1919, 1952, 1961, ये तीन चार फैक्ट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी फैक्ट है वो मैं धीरे धीरे आपको लिखवाता जा रहा हूँ। अब कालीबंगा की अगर खुदाई करें, ये चीज हो गई, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कालीबंगा की मैं अगर खुदाई करूं, तो खुदाई करने की बात जो है, यहां से खुदाई के दौरान कितनी संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, या उत्खनन के आधार पर हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए साहब, सीधी सी बात, पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, तो कालीबंगा जो है एक ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन संस्कृति। इंपॉर्टेंट। और ताम्रयुगीन संस्कृति जो थी, तो ताम्रयुगीन संस्कृति को हम कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें, तो इसका जो कालक्रम होगा ये होगा 3000 बीसी से 1900 बीसी। देखिए सिंपल सी चीज समझिए,
अगर हम बात करें कालक्रम की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता से पहले के काल को प्रागैतिहासिक कहते हैं, सिंधु सभ्यता के काल को आद्यैतिहासिक काल कहते हैं, और इसके बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब पूरी सिंधु सभ्यता जो है उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, उसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। अब ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन, तांबे में टिन मिला दो, कांसा बन जाएगा। तो ताम्रयुगीन संस्कृति जो है, इसके आधार पर हम हड़प्पा को दो भागों में बांट देते हैं, एक पूर्व हड़प्पा और एक विकसित हड़प्पा। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं। लेकिन हड़प्पा जो है, ये सिंधु सभ्यता का ही नाम है, और इस हड़प्पा का अगर देखें तो एक भाग है, एक स्थल है, वो है कालीबंगा। तो हड़प्पा को ही क्या कहेंगे, ताम्रयुगीन। और हड़प्पा का टाइम पीरियड अगर देखें तो 3000 बीसी से 1900 बीसी। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। अब इसको हम ताम्रयुगीन को दो भागों में बांट दें, एक पूर्व हड़प्पा और एक परिपक्व हड़प्पा। ठीक है, इस पूर्व हड़प्पा का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये है 3000 बीसी से 2700 बीसी। यानी कि हड़प्पा से पहले की स्थिति। सपोज करें कि आपने अपने जीवन को 3 भागों में बांटा, होश संभाला, अकल आई 7 साल, 8 साल, 8 साल से लेकर 20 साल तक का टाइम पीरियड जो है वो पूर्व, 20 साल से लेकर 40 तक का जो टाइम पीरियड है परिपक्व, और 40 के बाद या 50 के बाद का जो टाइम है वो उत्तर। ऐसे समझिए। तो यहाँ हड़प्पा 3000 बीसी से 1900 बीसी, इसे दो भागों में बांटा, एक पूर्व हड़प्पा और एक परिपक्व हड़प्पा। अब ये जो परिपक्व हड़प्पा है, इसका टाइम कर दिया आपने 2600 से 1900। अब कालीबंगा जो है ये हड़प्पा का ही भाग है। तो कालीबंगा से खुदाई के दौरान 5 स्तर प्राप्त हुए। सपोज करो ये कालीबंगा है। समझ रहे हो? ये कालीबंगा है। अब खुदाई दो प्रकार की जाती है, एक तो लंबवत की जाएगी और एक क्षैतिज की जाएगी। तो कालीबंगा से जो उत्खनन हुए हैं, उस उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहली चीज, उत्खनन के 5 स्तर। ठीक है, तो पहले दो स्तर जो हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए आप जिस जगह खड़े हैं, यहाँ आज से कई साल पहले कोई बस्ती रही होगी, उसके नीचे कई साल पहले बस्ती रही होगी, उसके नीचे कई साल और बस्ती रही होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 5 स्तर। तो 5 स्तर में ये जो सबसे नीचे के 2 स्तर हैं, ये किस काल को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये प्राक हड़प्पा। और ऊपर के जो ये 3 हैं, ये किसको? तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस चार्ट के माध्यम से मैं बोल देता हूं।
5 स्तर कालीबंगा से उत्खनन के दौरान 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रथम 2 स्तर, प्रथम 2 स्तर प्राग हड़प्पा से और अंतिम 3 स्तर परिपक्व हड़प्पा से। ठीक है सर, इतना सर। अब कालीबंगा जो है 5 स्तर पर उत्खनन, पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। इस कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का, राजस्थान थ्रू द एजेस इनकी पुस्तक है, और इसमें इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो यहां तक हम बात करें तो कालीबंगा के बारे में हमने ये जाना कि कालीबंगा कहाँ है। तो कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, हनुमानगढ़ लिख दो। अलग अलग नाम है। अब कालीबंगा के खोजकर्ता हो गए, उत्खननकर्ता हो गए, जानकारी देने वाले हो गए, फिर हमने इसके कालक्रम को देखा। अब बात करते हैं कालीबंगा के नगर नियोजन की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से खुदाई के दौरान 2 टीलों के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों से खुदाई के दौरान लगभग 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते हैं। ये हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, कालीबंगा को यहाँ पूरा करें। तो हेडिंग डाल लीजिए, कालीबंगा का नगर नियोजन। ठीक है सर। अब कालीबंगा के नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो पहले हम एक ड्रॉ मैप या चार्ट बनाते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। तो देखिए, मैं इसी में सारी चीजें कोशिश करूंगा कि डाल पाऊं। आप भी इसी अनुसार चार्ट बनाइए। ठीक है, ये एक प्रकार से एक ऐसा एक इधर भी बना देते हैं। उतारते जाइएगा अगर उतार सकते हैं, नहीं तो कोई। इसको कहते हैं पश्चिमी टीला।
इसको कहते हैं ठीक है ना। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक। अब यहां से लेकर यहां तक ये है आपका 240 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं करूंगा, ठीक है। ये जो दुर्ग टीला है, नाम याद रखिएगा, इसके उत्तरी भाग में यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पुरोहित वर्ग का निवास है। ठीक। यहां से कुछ चबूतरे मिले, सपोज करो ये एक चबूतरा, सपोज करो ये एक चबूतरा, ठीक है। अब ये जो चबूतरा है, यहां से अगर देखें तो अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले। यहां नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। अब ये जो पूर्वी टीला है, ये एक प्रकार से अगर देखें तो पूर्ण रूप से नहीं, तो कुछ इस तरीके से बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। मिट्टी से बाउंड्री वॉल बना रहा हूं, ये मान लीजिए, ठीक है। यहां पर छोटे छोटे घर हैं, इस तरह से। ये नगर है। अब गांव में तो लोग बड़े बड़े महलों में रहेंगे, नगर में कैसे रहते, छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं। अब यहाँ जो है ये सड़कें हैं। अब सड़कें जाल के रूप में है, ये गलियां कह सकते हैं। और ये जो मकान है, इनसे नालियां निकल रही है और मेन सड़क पर आके जो बड़ा खड्डा था उसमें गंदा पानी एकत्रित हो जाता है।
तो यहां से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले। अब ये टीला छोटा है और ये टीला बड़ा है, क्योंकि अगर ये 120 मीटर है तो ये यहां से यहां तक ही 240 मीटर, और यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये लगभग 360 मीटर है। तो कुछ इस तरह से है ये पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला। इतना सा ध्यान रखिए, कब्रिस्तान के साक्ष्य है। अच्छा, इधर थोड़ा सा और छोटा करूं, अगर यहां देखेंगे आप तो यहां से इस स्थान से आपको कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और गेहूं और जौ, ये भी ध्यान रखिएगा, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। और खेती जो थी, दो फसल याद रखिए, गेहूं व जौ। ये चार्ट के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है आपको कि क्या था कालीबंगा का नगर नियोजन। तो नगर नियोजन में हम बात करें तो सबसे पहले अगर कालीबंगा के नगर नियोजन की हम बात करें तो पश्चिमी टीला, एक तो ये ध्यान रखेंगे, और एक पूर्वी टीला। तो पहले हम बात कर लेते हैं दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला, इसको बना लीजिए। मैं डिटेल इनकी चार्ट के रूप में आपको लिखता जाता हूँ। ये मैंने पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले पश्चिमी टीला। अब पश्चिमी टीला जो है, जो आपने भी देखा है, अन्य नाम दुर्ग टीला। ठीक है, ये जो था ये सुरक्षा प्राचीर, सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। फिर 5-6 बड़े चबूतरे मिले हैं दक्षिणी हिस्से में। बड़े चबूतरे प्राप्त हुए। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए रहे होंगे। फिर एक चबूतरे पर
7 अग्निवेदिका। 7 अग्निवेदिकाएं मतलब हवन कुंड के साक्ष्य मिले। देख लीजिए अग्निवेदिका। और देखो उत्तरी भाग में पुरोहितों का, तो दक्षिण भाग में तो हवन कुंड, यज्ञ करने जाते, फिर यज्ञ करते, शाम को वापस आते, अपने घर में आराम करते। ठीक। फिर इसके अलावा और क्या चीज है, तो देखो इसके अलावा अगर आप देखें तो एक कुआं मिला है, और स्नान करने के लिए ईंटों का फर्श है। तो कुआं का साक्ष्य। फिर पुरोहित आवास बना ही दिया मैंने। पुरोहित आवास के साक्ष्य। अब बात करते हैं पश्चिमी टीले के बाद पूर्वी टीले की। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 लाइन उसके बारे में भी हम जान लें। उतारते जाइएगा धीरे धीरे, बिल्कुल घबराना नहीं। पूर्वी टीला, पूर्वी टीले को नाम दिया नगर टीला। ठीक है, कच्ची ईंटों, कच्ची ईंटों से प्राचीर। फिर साधारण वर्ग का निवास। फिर सड़कें या गलियां कहें तो जाल प्रतिरूप में। जाल प्रतिरूप में निर्मित। अगर इस पूरे में देखें, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, नगर नियोजन में तो इन्होंने पूरा का पूरा प्लान किया, लेकिन भवनों का निर्माण, मकान कैसे बने सर, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये बात की हमने, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। अब बात करते हैं भवनों की, मकान के निर्माण। ठीक है, या फिर यहाँ पर नालियों की भी बात कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं भवन निर्माण। नेक्स्ट में भवन निर्माण की बात करें तो एक भवन बना लेते हैं। तो ऐसा कौन सा भवन बनता है, तो सिंपल सी बात, ये भवन बन गया। कैसा रहा होगा कुछ कह नहीं सकते। देखो अब ये जो भवन है, लीजिए ध्यान रखिएगा, एक सिंगल स्टोरी, और
इनका निर्माण जो है कच्ची ईंटों से। ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले हैं। ध्यान रखिएगा, मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, और कच्ची ईंटों से हुआ है इसलिए आपने नाम दिया है दीनहीन बस्ती। अब प्रत्येक घर, मान लीजिए घर है, प्रत्येक घर में एक आंगन, और इस आंगन के दो या तीन तरफ आवासीय कक्ष, या तो इधर, ये और ये। आंगन को ऐसा ही होता है गांव में, देखो आप। अगर बात करें नगर, यानी दुर्ग और नगर टीले की बात करें, तो नगर टीले के जो भवन है, सड़कों का निर्माण है, वो शतरंज की भांति था सर। कई जगह पर डबल है, भवन डबल स्टोरी है, तो वहां पर सीढ़ियां हैं। ठीक है। ईंटों की बात करें तो कच्ची ईंटों का प्रयोग है। फिर अगर बात करें कि फर्श और छतें, ये मिट्टी की बनी होती थी। फर्श और छतें मिट्टी के द्वारा। अच्छा, कुछ जो भवन हैं उनकी फर्श कच्ची ईंटों की है, छतें अलंकृत हैं, लकड़ी की शाहतीर और उस पर खपरेल डाल के, ऐसे खपरेल गांव में होती है, तो छतों, मिट्टी की होती है ना खपरेल। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, सिंपल सी बात। अब घर है, तो ये तो घर बन गया। नहाएंगे, आंगन है, किचन है, तो गंदे पानी की निकास, तो गंदा पानी निकाल सकते, ये एक नाली निकाल रहा हूँ। यहाँ थोड़ा ऊंचा कर दिया इधर साइड से, जिससे कि छतों वाला आपको दिखेगा। लकड़ी व ईंटों की नालियां, गंदे, और आपको बताऊं, लकड़ी की नाली के अवशेष, ध्यान रखिएगा, लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। से कालीबंगा से। ये ध्यान रखिए। अब और क्या क्या मिला है,
तो ये तो अभी तक तो हमने कालीबंगा के बारे में थोड़ा बहुत जाना। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत करी। कालीबंगा से पहले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से पहले के बाद अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांट दिया। आद्यैतिहासिक काल, फिर ये जाना हम कालीबंगा पर आए। अब नगर नियोजन कर लिया, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले की बात कर ली, फिर भवन निर्माण की बात कर ली। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें मिली हैं। तो महत्वपूर्ण साक्ष्य, अब ये आपको याद कर, है ना। तो पहली चीज, अगर हम बात करें, सिंपल सा याद करते जाइएगा, दो चार चीजें हैं, कोई खास बात नहीं, और एक डिक्लाइन से संबंधित है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण पूर्वी हिस्से और नगर टीले के बाहर, ठीक है, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जहां से दो फसल उगाई जाती होगी, संभवतः गेहूं, जौ, ये ध्यान रखिए, दो प्रकार की फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले। कई इतिहासकार, कई विद्वान कहते हैं कि गेहूं, जौ और बाजरा। तो जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो मैंने खेत बता दिया, पहली चीज। ठीक है सर, ये खेत कहाँ मिला है? तो ये पूर्वी टीले के बाहर, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। ठीक है सर, एक। दूसरी, अच्छा, दो फसलें जो मैंने बताई थी, फसल। दूसरी चीज, भूकंप के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट, कि किस एक स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, दीवार मिली है, दीवार से दरार। इसके बाद, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य। ये एक इंपॉर्टेंट है, आज भी गंगानगर, हनुमानगढ़ साइड आपको बेलनाकार तंदूर देखने को मिले। फिर इसके अलावा नापतोल के पैमाने के साक्ष्य मिले, खिलौने मिले हैं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं, ठीक है, एक गाड़ी का पहिया मिला है, एक खंडित बैल की मूर्ति मिली है। सारे याद नहीं कर रहे हैं साहब, ठीक है, सारे याद करोगे तो फिर तो चिट्टी बन जाओगे। सिंपल सी बात है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें, गारंटेड सवाल। तो तीन चार चीजें हैं। अब ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई है, ये ये भी याद रखें कि ये जो साक्ष्य हैं, ये हड़प्पा,
ये पूछ सकता है प्राक हड़प्पा से संबंधित कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से, तो मैंने आपको चार चीजें बताई है, चार याद रखिए। हाँ तो बहुत सारी गाड़ी के पहिए हैं, खंडित बैल की मूर्ति है, लेकिन आपको ये तीन चार चीजें याद है। इसके अलावा, अगर देखें तो कब्रिस्तान, चलिए ये भी बात कर लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य साक्ष्य, अन्य साक्ष्य की अगर बात करें तो कब्रिस्तान। अब ये जो कब्रिस्तान है, अभी आपने देखा था कि पश्चिमी टीले के बाहर वाले हिस्से में, तो कब्रिस्तान जो है, इनकी आकृति एक चीज, और ये अंडाकार आकृति होने के कारण इन्हें नाम दिया गया है चिरायु कब्र। यहाँ एक कब्र से युगल शवाधान, ये भी ध्यान रखिए। युगल शवाधान के साक्ष्य मिले, और कब्र से एक बालक की खोपड़ी मिली है। ये जो बालक की खोपड़ी मिली है, इस बालक की खोपड़ी में छह छिद्र हैं। कहते हैं कि कोई बीमारी रही होगी मस्तिष्क रोग की, और इस व्यवस्था को जानकर ये पता लगता है कि कालीबंगा के लोगों को ऑपरेशन करना आता होगा, और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है वर्तमान परिदृश्य में, ऑपरेशन यानी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। हाइड्रोस्पोलिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कब्रिस्तान कहाँ मिला है, मैंने बताया कि कब्रिस्तान जो मिला है वो बाहर मिला। ठीक है, और एक चीज, ये परिपक्व काल को दर्शाता है, इस तरह से ध्यान रखिए। इसके अलावा, इसके अलावा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली। अब बात करते हैं मोहर, उतारते जाइए। मोहर देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए सबसे अच्छा जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो है मोहर। ये जो मोहरें थी, ये सेल खड़ी के द्वारा, सेल खड़ी के द्वारा बनाई जाती थी, और इन मोहरों पर कुछ चित्र हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां मिली,
और इन मूर्तियों की आकृति को देखकर उस काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो कालीबंगा से कैसी मोहरें मिली हैं, तो ध्यान रखिएगा, बेलनाकार, कालीबंगा से बेलनाकार आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और आपको बताऊं कि बेलनाकार आकृति की मोहरें ये मेसोपोटामिया, में, ठीक है। फिर मोहरों के बाद मिट्टी की मूर्तियां, तो मूर्तिकला की बात करें, तो मूर्ति की बात करें तो क्या क्या मिला है ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सर्वाधिक बेलनाकार मिट्टी से बनी मोहरें कहाँ से मिली है, बोले कालीबंगा से। ठीक है साहब। एक मोहर पर बाघ का चिन्ह है, ये भी याद रखिएगा। बाघ, ये इंपॉर्टेंट है। सिंध क्षेत्र, बाघ कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के आसपास। तो मोहरों पर बाघ का अंकन जो है ये आपको कालीबंगा से देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है। यहाँ एक चीज और मैं बता दूं, कब्रिस्तान की बात हुई तो यहाँ पर यही नोट कर लीजिए, अंत्येष्टि क्रियाविधि। तो कालीबंगा में अंत्येष्टि क्रियाविधि 3 प्रकार की थी। पहला, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा, दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण की बात करें तो शव को भूमि में दफनाना, बता चुका हूं। आंशिक समाधिकरण की बात करूं तो पशु पक्षियों के खाने के बाद, खाने हेतु जंगल में छोड़ देना, और जो कुछ बच जाए खाने के बाद फिर उसे डंप करना। और तीसरा आप जानते हैं। तो कब्रिस्तान में ही मैंने अंत्येष्टि विधि बता दी आपको, बेलनाकार मोहरों की बात हुई। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की मूर्तियां। अब मूर्तियों में कई चीजें, अगर आप देखें तो एक वृषभ की मूर्ति, फिर हाथी, दो तो ये हो गए। फिर अगर आप बात करें तो गैंडा, ऊंट व हिरण। गैंडा व ऊंट की हड्डियां मिली। ये इम्पोर्टेंट, ये तो मूर्तियां होगी। ठीक है, वृषभ की मूर्ति, हाथी। ठीक है। हिरण के सींग मिले,
समझ रहे हैं ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस काल के लोग इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है। ऊंट की हड्डियां, गधे की हड्डियां, ये प्रश्न बनता है। कुबड़ वाले बैल की हड्डियां। तो मूर्तियों में तो ये दो याद रखें, हड्डियों में दो याद रखें, सींग में एक याद रखें, और सबसे ज्यादा कुबड़ वाले बैल की हड्डियां अधिक। ठीक है सर। इसके अलावा मृदभांड की बात करें तो कालीबंगा से लाल रंग के मिट्टी के मृदभांड मिले हैं, जो कि अनगढ़ हैं, यानी सुडोल नहीं है। कालीबंगा। ठीक है। अब वो जो आपने अग्नि वेदिका की बात की थी कि 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ से बताया था, ये 7 हैं। तो ये जो अग्नि वेदिकाएं हैं, इनमें पशु हड्डियां मिली। ये भी ध्यान रखें। अब ये पशु हड्डियां जो मिली है, ये जादू टोने की ओर इशारा कर रही है। ठीक। तो ये कुछ चीजें आपके सामने। ठीक है सर। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते जाइए। मोहरे मेला का सेल खड़ी की मोहरे बनी थी, निर्माण। फिर इन पर चित्र है, पशु आकृति है, मानव आकृति है। इसके अलावा क्या क्या मिला है देखो, और अन्य साक्ष्य भी हम बात कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट है, याद कर लीजिए। ये मैंने बताई थी। अन्य साक्ष्य या अवशेष। तांबे के बने कृषि औजार। कूड़ा डालने का मिट्टी का बर्तन, डस्टबिन। साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। फिर कांसे के दर्पण, अंडाकार कुएं, शतरंज व चौसर की गोटियां। सवाल बाहर जाना ही नहीं है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग,
चकमक पत्थर के फलक, फलक, पत्थर पे पत्थर से चोट करेंगे तो एक कोना नुकीला हो जाएगा, फिर उससे शिकार करने में या किसी चीज को काटने वगैरह में काम आएगा। ठीक है। और तो और अगर बात करें तो पत्थर से निर्मित तोलने के बाट, पत्थर के बाट, शंख वलय के आभूषण, तो ये कुछ और। अब कालीबंगा की अगर बात करें तो इतना सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसकी स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ और चीजें मिली। फिर स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का पहला स्थल जहाँ उत्खनन किया गया। मोहनजोदड़ो के समान मातृशक्ति की मूर्ति नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा, धार्मिक भावनाओं का पता नहीं चलता है, एक चीज। फिर जिस तरह से एक जगह है कोट दीजी, ठीक है, तो कोट दीजी और कालीबंगा दोनों काफी समानता रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, गुजरात में एक जगह धोलावीरा। तो हरियाणा का राखीगढ़ी सबसे बड़ा, फिर धोलावीरा और फिर कालीबंगा राजस्थान का। फिर कालीबंगा की अगर बात करें तो बेलनाकार तंदूर जो मैंने बताया ये ईरान में और एशिया में यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर एक चीज और है कि कालीबंगा का पतन कैसे हुआ। तो एक दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगा के पतन के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं। जैसे सभ्यता का पतन, एक हमारे विद्वान है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सूखा पड़ने के कारण यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तो सूखे के कारण। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डेल्स। डेल्स कहते हैं कि साहब घग्गर नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया। मार्ग परिवर्तन के कारण। एक और नाम याद रखिए, बीरबल साहनी। और बीरबल साहनी साहब कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का एक प्रकार से पतन हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक महत्वपूर्ण स्थल था कालीबंगा, उस कालीबंगा के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिले। रही बात इसके पीडीएफ की, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और जो भी मैंने लिखा है वो सारी की सारी चीजें आपके मोबाइल में आ जाएगी। आराम से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।